कि कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देती और सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। क्या कहेंगे आप? बरखेड़ा विधानसभा के पिछले आंकड़े उठा लिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट मिले हैं कि बाकी 13 प्रत्याशियों को मिलाकर उनके बराबर नहीं पहुंच पाते। और अगर महंगाई की बात करें तो ये कहते थे महंगाई डायन खाए जाता है, अब महंगाई चरम पे है। आप युवाओं के लिए आप बरखेड़ा क्षेत्र में ऐसा क्या कुछ करेंगे? प्रवक्तानंद कह रहा है कि हेमराज बहुत बड़ा चोर है, इसे वोट मत देना। हेमराज कह रहा है प्रवक्तानंद बहुत बड़ा चोर है, इसे वोट मत देना। जबकि दोनों चोर चोर मुशरे भाई एक ही थे। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट का खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शख्सियत में ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बरखेड़ा से प्रत्याशी कांग्रेस के हरप्रीत सिंह चब्बा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। आप लेट आए लेकिन आप भी आज हमारे प्रोग्राम में आए। चब्बा जी, कई सवाल रहते हैं जहन में। यदि पीलीभीत की बात की जाए तो आपने मुख्य विपक्ष की भूमिका तो निभाई है, समय समय पर सटीक मुद्दों को भी उठाया है। बरखेड़ा विधानसभा में आप लगातार घूमते रहे, क्या कुछ ऐसी समस्याएं देखी हैं जो आज भी जरूरी हैं? देखिए, मैं जब लोगों के बीच में घूमा तो जो मेन समस्याएं लोगों की हैं, सबसे पहले तो शिक्षा का सुधार होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून लागू करना चाहता हूँ, जो अभी लागू नहीं हुआ। कानून बने हुए 9-10 साल हो गए। और दूसरा, जो लोगों के पास रोजगार नहीं है, चिकित्सा में लोग लुट जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल लाखों रुपए का बिल बना देते हैं। गांव में डिस्पेंसरियां नहीं है, जिले पे अस्पताल नहीं है। ये चौथा जो किसानों का मुद्दा है, पेमेंट जो है बरखेड़ा विधानसभा बरखेड़ा मिल चीनी मिल में पहुंच जाइए तो गन्ना डाल दीजिए 1 साल, और उसके बाद में जो है 1 साल तक पेमेंट नहीं आता है। तो इनके मुद्दे विधानसभा में उठाऊंगा। और विधायक बनने के बाद पहला काम है कि जो पेमेंट है गन्ने का वो 7 दिन में हो, चिकित्सा के साधन अच्छे हों, शिक्षा सस्ती हो और अच्छी हो, और रोजगार यहीं उपलब्ध हो। इस पे पहला काम होगा। और एक समस्या जो सबसे बड़ी थी किसानों की, जिसका दर्द कोई नहीं समझता था, वो थी आवारा पशुओं की। उस समस्या पे भी मैंने काम किया है और उसका साधन लोगों को पहले दिया है। और लोग जो है वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं गौशाला में। और मेरा एक गौ प्रेम था और उसका भी पहले ही गौशाला बनी हुई थी, जबकि उसका चुनाव से मतलब नहीं था। लेकिन अब लोगों की समस्या को देखते हुए उसे बड़ा किया गया। आपने भी कहा कि 7 दिनों में पेमेंट भुगतान कराया जाए, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? ऐसे क्या आप प्रावधान करेंगे जिससे 7 दिनों में पेमेंट हो सके? देखिए, आपने देखा होगा कि ये कानून है इंडिया का कि अगर किसी कंपनी में किसी के शेयर 52% हो जाता है तो कंपनी वो चलाता है, 48% वाला नहीं चलाता है। और जब हमारे किसानों का 1 साल का पेमेंट बकाया होता है किसी फैक्ट्री पे, तो वो 60% से ज़्यादा होता है उस 2 की कीमत से। तो फिर हक किसानों का आगे उसे चलाने का। फिर गन्ने की सोसाइटी बननी चाहिए और वो मिल किसानों के अधीन होनी चाहिए और वो सोसाइटी उस मिल को चलाए। अगर पीलीभीत मिल 7 दिन में दे सकती है तो किसान चला के भी 7 दिन में ले सकते हैं। आप पहले ऐसे जनप्रतिनिधि कहे जाएं कि जिन्होंने काम करने से या विधायक बनने से पहले ही काम कर दिया हो, गौशाला का निर्माण कराया आपने, क्षेत्रीय जनता की समस्या किस तरह से, वो गौशाला आपने कितनी भूमि उसमें लगाई है और क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है उसकी? देखिए, पहले हमारे यहाँ छोटी गौशाला थी। उसमें हमें क्या था कि मुझे रास्ते में कोई मिल जाती थी, बीमार है, किसी को चोट लगी है, तो मैं घर ले आता था। उसे सही करने के बाद जो है उसे हम अपनी गौशाला में रखते थे। अब जब लोगों के बीच में गए तो देखा कि लोग डंडे मार रहे हैं, भगा रहे हैं, ऊपर से किसान भी परेशान है कि भैया आवारा पशुओं से छुटकारा दो। तो मैं किसान का बेटा हूँ, एक ज़मीन ही थी मेरे पास। तो वो ज़मीन जो है मैंने पहले 5 एकड़ में बनाई गौशाला, कम पड़ गई 10 में और बना दी, 15 एकड़ में आज गौशाला है। तो चारे की व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे जो मेरा गेहूँ खड़ा हुआ था मैंने वही काट के खिलाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि आप गेहूँ काट के खिला रहे हैं, बड़ा अचरज में थे, तो मैंने कहा भैया ये पक जाता तो आटा था, हम खाते। अब चारा है तो गौ माता खा रही है, किसी को तो खाना ही है, किसी के पेट में तो जा ही रहा। बहुत अच्छी सोच। आपकी इस सोच के लिए कहीं ना कहीं बरखेड़ा विधानसभा में क्या प्रभाव देखने को मिला फिर? देखिए, लोगों में एक प्यार है। लोगों को लगा कि कोई आदमी आया जो हमारी बात करता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ऐसा हो, क्योंकि लोगों को पहले लोगों को चला गया। आदमी विधायक बने, मंत्री बने, उन्होंने अपने भाई को ब्लॉक प्रमुख बना लिया। अब की अगर उन्हें बना देती जनता तो वो अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेते, वर्मा जी। बिल्कुल।
और फिर एमपी में कहते हैं मुझे एमपी भी लड़ाओ। तो इस सोच के लोग हैं। ये दोनों मिले हुए हैं, चोर चोर मुसेरे भाई हैं, प्रवक्तानंद और हेमराज। अभी जिला पंचायत के चुनाव में दोनों ने एक साथ चोरी की है, भाजपा को बेचा है इन्होंने 3 करोड़ रुपए में, 1.5 करोड़ रुपया लिया है। अब प्रवक्तानंद कह रहा है कि हेमराज बहुत बड़ा चोर है, इसे वोट मत देना। हेमराज कह रहा है प्रवक्तानंद बहुत बड़ा चोर है, इसे वोट मत देना। जबकि दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हैं, एक ही थाली में खाते हैं। तो मेरी इस नूरा कुश्ती के खिलाफ भी लड़ाई है। एक बात अगर की जाए कि यदि बरखेड़ा विधानसभा के पिछले आंकड़े उठा लिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट मिले हैं कि बाकी 13 प्रत्याशियों को मिलाकर उनके बराबर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में आप क्या कहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे वो इसलिए मिले थे कि उस समय हेमराज वर्मा लूट रहे थे। ये क्या कर रहे थे? मंत्री थे, कट्टर मिश्रा जी बैठे हुए थे और ये कोटेदार, प्रधान, मील, थाना, कचहरी, तहसील सब लूट रहे थे, बिका हुआ था। तो लोगों में इतना रोष था इसके खिलाफ कि लोग भाजपा के लिए एकजुट हो गए। आज भाजपा वाले ने क्या करा, कोई ऐसा किशनलाल राजपूत, इसीलिए टिकट कटा उसका, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है बाईपास में जिसमें उसका लड़का जो है पार्टनर नहीं है। तो आज लोग दोनों से दुखी हो चुके हैं। उन्हें एक ईमानदार आदमी चाहिए और वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनके बीच में है, तो वो अपना मत कांग्रेस को ही देने जा रहे हैं। भाजपा विधायक के बारे में ऐसी भी चर्चा रही है कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए विधायक बनने के बाद। देखिए, उन्हें अपना क्षेत्र अभी तक नहीं पता जी कि मेरे क्षेत्र में गांव कितने हैं। वो तो सिर्फ निशान पे बन गए थे। जी एक हेमराज के खिलाफ हवा थी, इसने लूटा बहुत था और इसलिए उसे लोगों ने मौका दिया था, लेकिन उसने लोगों की सेवा ना करके लोगों के साथ धोखा किया। युवाओं के लिए आप बरखेड़ा क्षेत्र में ऐसा क्या कुछ करेंगे? मेरा पहला काम तो स्टेडियम का है कि हमारे यहाँ से खिलाड़ी नहीं निकल पाते हैं। जब पंजाब हरियाणा से निकलते हैं तो मन में आता है यार हमारे यहाँ से क्यों नहीं। पहला काम मैं स्टेडियम करना चाहता हूँ। दूसरा जो है मैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना चाहता हूँ। और तीसरा जो है मैं ये भी चाहूँगा कि नौजवान लोग राजनीति में आए और हर वो नौजवान जो पिछली पंक्ति में खड़ा है उसे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब वो राजनीति में आएगा तो वो तभी वो अपने लिए कुछ कर पाएगा। ये जो रवैती नेता निकल के आ रहे हैं वो कुछ नहीं करेंगे। आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रताप कड़ी न्यूरिया में उन्होंने एक जनसभा संबोधित की आपके पक्ष में, क्या कुछ माहौल रहा वहां का? देखिए, मैं 2-3 दिन से नुक्कड़ सभाएं कर रहा था न्यूरिया के अंदर, तो न्यूरिया का अपार समर्थन मिल रहा था। और हेमराज वर्मा वहां इसलिए नहीं जा रहे थे कि लोगों का विरोध बहुत ज्यादा था, इसलिए वो गए नहीं। तो इमरान प्रताप कड़ी चूंकि हमारे स्टार प्रचारक भी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी ने उन्हें भेजा था कि आपको हमारे प्रत्याशी का चब्बा जी का साथ देना है और आप जाइए और लोगों को बताइए कि ये जो आप वोट कर रहे हैं ये वोट विकास के साथ साथ लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का भी है। इसलिए वो लोगों के बीच में आए थे और लोगों ने बात की और लोगों का बहुत ज़्यादा जोश था, उल्लास था। तो लोगों ने आज तय कर दिया, जैसे ही इमरान प्रताप कड़ी साहब ने अपना भाषण खत्म किया और जो रोड शो हुआ, उन्होंने तय कर दिया कि भाई हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। आज आपने सुना होगा केंद्रीय गृह मंत्री का पीलीभीत में एक जनसभा थी। उन्होंने इस दौरान एक भाषण दिया है कि कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देती और सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। क्या कहेंगे आप? भाई, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस दूरबीन से दिखाई नहीं देती। दूरबीन से वो चीज देखी जाती है दूर होती है। कांग्रेस उनके बगल में ही बैठी है। हर जो आदमी जो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये कहता है सारे जाति धर्म मजहब बराबर हैं और भारत का नागरिक होना बराबरी का अधिकार है और संविधान को मानता है, वो कांग्रेस है। अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं, जैसे आरएसएस ने जो है इतने दिन तक तिरंगा नहीं फहराया, किसी ने तिरंगा फहरा दिया उसमें मुकदमा कर दिया, तो ये गोडसे की सोच के लोग हैं। ये बहुत जल्दी जाने वाले हैं और इनको तो वैसे भी अपना चश्मा ठीक कर लेना चाहिए। ये अजय मिश्रा टेनी इन्हें नहीं दिख रहा, जो जिस पे आरोप है कि उसने किसानों को कुचला है, वो इनके पास में बैठता है, तो वो इन्हें नहीं दिखता, दूरबीन से क्या दिखेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी आज पीलीभीत, बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा में दौरा रहा, आपको जानकारी होगी शायद। इस बीच बीसलपुर विधानसभा की यदि बात की जाए, क्योंकि आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, इस नाते आपसे एक मेरा प्रश्न बनता है कि आज उन्होंने जो बसपा के प्रत्याशी हैं अनीश अहमद, उनके लिए कई बड़े बयान दिए हैं। सीधे तौर पर उन पर निशाना साधा कि वो गुंडई होती थी उनके शासनकाल में, ये तमाम चीजें कही है। लोग जनता चर्चा करती है कि इनको 5 साल बाद ही अनीश अहमद ध्यान आते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन बसपा के जो दौरान उस समय उनकी जो नेता थी वही नोटों की माला पहनती थी, तो भ्रष्टाचार तो चरम पे रहना ही है।
टिकटें बिकती हैं, तो जब टिकटें आप खरीदोगे तो फिर लोगों से पैदा करोगे। अब अगर भारतीय जनता की बात करें स्वतंत्र देव सिंह की, तो स्वतंत्र देव सिंह को देखना चाहिए कि भाई जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने क्या किया है। रोजगार कहाँ है, नौजवान घूम रहे हैं, भर्ती निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है। अगर भर्ती हो जाती है पोजीशन उसमें जो है लोगों को जगह नहीं मिलती है, कई कई साल तक उन्हें बुलाया नहीं जाता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर महंगाई की बात करें तो ये कहते थे महंगाई डायन खाए जाता है, अब महंगाई चरम पे है। आप उसकी बात क्यों नहीं करते, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते, आप जो है लोगों के लिए काम करने की बात क्यों नहीं करते। आप क्यों करते हैं कि इस चीज़ों की बात की गुंडाई चलती थी, अनीस अहमद हिंदू मुसलमान की बात को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब लोग समझ चुके हैं वो दोबारा वो नहीं चलने वाला जो एक बार चल गया। प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी आज अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के प्रश्न पर उन्होंने कह दिया था ये फिजूल का सवाल है। तो अमित शाह ने कहा कि जो लोग सुरक्षा की बात नहीं कर सकते उन पर हम कैसे यकीन करें। आतंकवाद का जो दुख प्रियंका गांधी जी ने झेला है वो कोई और सोच सकता है। एक उनकी दादी गई हैं, दूसरे उनके पिताजी गए हैं। अमित शाह क्या जानते हैं अमित शाह के परिवार में कि बीजेपी के परिवार में या आरएसएस के परिवार में कभी कोई शहीद हुआ है। इन्हें क्या पता है शहीद के बच्चे क्या दिल रखते हैं और देश से कितना प्यार करते हैं। ये तो अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का इन्होंने चेयरमैन क्या बना दिया, पूरी भारत की टीम हार के चली आई। ये देश को बेचने और खाने वाले लोग हैं। ये अच्छा ही है कि उस पर ना बोलें, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है कि उस परिवार का मुकाबला कर पाए। बात सवाल और था, बरखेड़ा विधानसभा में पहले भी आप घूमते रहे, लेकिन इस वक्त आपका लगातार दौरा जारी है। क्षेत्र की सड़कों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती रही सब गड्ढा मुक्त है, आप आते हैं क्या लगता है। देखिए सड़कें तो कभी गड्ढा मुक्त कर नहीं सकते। वजह क्या है, 40% तो कमीशन लेते हैं। ये 40% कमीशन लेंगे, 10% ठेकेदार, 20% बचाएगा, 40% लगेगा। वो सड़क 1 साल बनती है, 6 महीने में टूट जाती है। तो वो सड़क तो ये कोई ऐसी सड़क ही नहीं बची है जिसमें गड्ढे ना हो। तो ये कोई भी बरखेड़ा विधानसभा की सड़क लगा लो आप, जिसमें हम चल जाएं। अगर शिवनगर से मैं अभी आया हूँ, पूरा रोड टूटा हुआ है रामनगर जगतपुर तक। अगर हम बात करें हमारे रिशोला माला कॉलोनी वाली रोड की, पूरी टूटी हुई है। अगर हम बीसलपुर जाने की बात करें तो टूटी हुई है। अगर हम मझोला जाने की बात करें तो टूटी हुई है। रोड बनी कौन सी है। माला स्टेशन काफी चर्चा में रहा है इस बार। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सोच जो है वो बंगाली समाज के खिलाफ है। इन्हें लगता है कि नहीं यहाँ बसाया क्यों गया। वो स्टेशन माला आज से नहीं है, मेरे जन्म से पहले से था। और जब हमारे लोग यहाँ बसे, बंगाली समाज यहाँ बसा, उससे पहले से स्टेशन था। और वहाँ से हेरिटेज ट्रेन चलाने की बात हो रही थी जो टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ती। इन्होंने वो स्टेशन ही हटा दिया, उसे हाल्ट कर दिया। और क्यों कर दिया, क्योंकि ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, ये लोग सिर्फ बेचना जानते हैं। तो इन्होंने आधा से ज़्यादा रेल तो बेच दी है। तो स्टेशन इसलिए वहाँ से हटा दिया कि वहाँ टूरिस्ट ना आए, लोगों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है जो सिर्फ रेल मंत्री से जाके इतनी बात कह दे कि भाई हम आपसे नया नहीं मांग रहे हैं, जो बना है उसे क्यों हटा रहे हो। आप कह रहे हैं बंगाली समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अभी योगी जी पूरनपुर में भाषण दे के गए हैं कि बंगाली समाज को नागरिकता दिलाने का 10 मार्च के बाद पहला काम किया जाएगा। देखिए सिर्फ बातें करते हैं। बंगाली समाज की पहली डिमांड क्या है, मैं उनकी संस्कृति को जानता हूँ, मैं उन्हीं के बीच में रहा हूँ। उनकी पहली डिमांड है कि उनका 90 साल का पट्टा था, उन्होंने 60 साल में उसकी विरासत करना बंद कर दी। जो जमीन लेना चाहते हैं उनसे। उनकी पश्चिम बंगाल में SC OBC की कैटेगरी है, वो बहुत दिन से उनकी डिमांड है कि हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, हमें SC OBC में शामिल किया जाए, नहीं कर रहे हैं। उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और जिस CA NRC की ये बात करते हैं उसका तो बेचारे वो सर्टिफिकेट ही नहीं दिखा पाएंगे। मेरी माँ जो है अपनी, उनके पिताजी पाकिस्तान से आए थे, और अगर मेरी माँ को उनका जन्म जहाँ हुआ, उन्हें अगर नागरिकता लेनी है, ये जरूर कह रहे हैं हिंदू और सिख को नागरिकता मिलेगी, लेकिन डेस्टिनेशन कैंप जाना पड़ेगा उन्हें। और कहाँ से दिखाएंगे वो अपने पिताजी के कागज। तो ये तो एक आत्मसम्मान की लड़ाई है। किस देश में हम पैदा हुए, जिस देश में हमारी आंख खुली, उसी देश में हमें कागज दिखाना पड़े, तो इससे ज्यादा अपमान कोई नहीं हो सकता भारत के नागरिक के लिए।
बरखेड़ा और पीलीभीत की जनता के लिए एक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा क्या संदेश देंगे? देखिए, बरखेड़ा की जनता ये जान चुकी है कि एक आदमी हमारे बीच में बदलाव करने आया है और उसने मुझे पहले करके दिया है। जो आदमी वोट मांगने जाता है वो कहता है मुझे जितवाओ, मैं बाद में करूंगा। जिसकी सरकार है वो कर नहीं रहा था, और एक आदमी चल के आया, उसने कहा कि भरिए ट्राली, मैं हूं आपकी समस्या का हल, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं। मुझे मालूम है रात में जो है 10-10 लोग टॉर्चर लेके ठंड में खड़े रहते थे, आज वो अपने घर पे सो रहे हैं। तो इसलिए उनका जनादेश साफ है कि हम लोग चब्बा जी को बनाने का काम करेंगे और आगे हर न्याय पंचायत में गौशाला का निर्माण होगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये थे हमारे साथ हरप्रीत सिंह चब्बा, जिन्होंने हमसे तमाम मुद्दों पर बात की, चाहे बेसहारा पशुओं की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों पर बात की है। उन्होंने कहा सड़कें की हालत बेहद खराब है, पीलीभीत बीसलपुर हाईवे की बात कर ले या ग्रामीण आंचलों की बात कर ले, सारी सड़कें बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंच गई है। उनका कहना है इस बार जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस पार्टी के साथ ये बदलाव होने वाला है। कैमरा सहयोगी शरद दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।